हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं सॉल्यूशन चैप्टर में वाष्प दाब, और इसके बाद वाष्प दाब के आगे पढ़ेंगे हम लोग राउल्ट का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर, है ना। तो देखो वाष्प दाब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि वाष्प दाब हमेशा जो बनता है, वेपर का जो प्रेशर बनता है वो क्लोज कंटेनर में बनता है, ओपन कंटेनर में नहीं बनता है। मतलब खुले पात्र में नहीं बनता है, सिर्फ बंद पात्र में ही वाष्प दाब बनता है। ठीक है, पहली बात याद रखना है। अब क्या है, देखो यहाँ पे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ कि होता कैसे, मतलब वाष्प दाब कैसे बनता है। तो यहाँ पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो क्या है, देखो इसकी डिफिनेशन मैंने लिख दिया कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले द्रव के अणु वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाते हैं। पहले कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर, और फिर पात्र की सतह से टकराकर पुनः संघनित होकर नीचे आ जाते हैं। जैसे पुनः संघनित होकर नीचे आ जाते हैं। जब फिर क्या है, देखो जब वाष्पन व संघनन की दरें बराबर हो जाती है, यानी कि वाष्प हो रही है और फिर वापस से लौट रहे हैं ना, दोनों की दरें जब बराबर हो जाती है तो द्रव एवं इसके वाष्प के बीच एक साम्य स्थापित होता है, यानी एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। इस साम्य अवस्था में द्रव के वाष्प द्वारा जो उत्पन्न दाब होता है उसी को क्या कहते हैं? द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। देखो जैसे आप समझा रहे हैं इसमें, देखो जैसे हम मान लेते हैं एक क्लोज कंटेनर है, ये बंद पात्र है। इस बंद पात्र में हम क्या करते हैं? एक लिक्विड ले लेते हैं, उस लिक्विड को हम हीट करते हैं। ठीक है, तो जब अब इसका नाम दे, मान लो कि ये प्योर लिक्विड है, कोई प्योर लिक्विड ए मान लेते हैं। तो ये प्योर लिक्विड ए है और इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होगा? ये वाष्प बनकर किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये वाष्पित होकर के इसके जो मॉलिक्यूल्स है द्रव के, वो किधर जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाष्पित होगा, तो इसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। तो ये वाष्पित हो रहा है, वाष्पन को इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अच्छा। फिर वाष्प बन करके तो आप ऊपर गया, फिर उसके बाद इसके सतह से टकराकर वापस संघनित होकर के क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। यानी कि फिर से नीचे क्या होता है? संघनन। क्या होता है? संघनन। पहले वेपर बना, वाष्प बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? संघनन, है ना, संघनित हुआ। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर बन के ऊपर गया, ऊपर से टकरा करके नीचे आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, तो अब क्या देखो, इसमें पहले तो वाष्प बन करके ऊपर की ओर इसके मॉलिक्यूल्स गए, फिर उसके बाद इसके सतह से टकरा करके वापस फिर से ड्रॉप बन के बूंद के रूप में बन करके क्या है? संघनित होकर के नीचे आए। तो जब वाष्पन और संघनन की दरें बराबर हो जाती है, यानी कि देखो ये जो द्रव है, ये द्रव पहले तो वाष्प बन के ऊपर गया, द्रव वाष्प बन करके ऊपर गया, फिर वाष्प से क्या बन गया? द्रव बन गया। तो इसको बोलते क्या? इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था स्थापित हो गया है, इक्विलिब्रियम। तो द्रव और वाष्प के बीच क्या हो गया? साम्य अवस्था स्थापित हो गया। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर होगा इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो जैसे नहीं होता है कि आप अगर बॉटल में पानी भर लो, आधी बॉटल ही रहने दो, फुल बॉटल नहीं, तो आधी बॉटल अगर पानी भरा हुआ है तो उसके वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि उसके साइड में, ऊपर में या ढक्कन पे क्या होता है? बूंद सा जम जाता है, मतलब ड्रॉप्स, वाटर का ही ड्रॉप्स वहाँ पे दिखता है। तो ये कैसे संभव है? तो सिंपल सा है कि ये होता क्या है कि जब वो वाटर वाष्प बन करके ऊपर आता है और फिर से वो कंडेंस होकर के वो बूंद के रूप में बन जाता है और फिर वापस
तो पहले वाष्प बन के ऊपर गया, फिर वो कंडेंस होकर के वाष्प बूंद बन करके ड्रॉप बन के वो क्या होता है नीचे आ जाती है। तो पहले वाष्पन फिर संघनन। तो जब वाष्पन और संघनन की दर, वाष्प बनने की दर और संघनित होने की दर जब बराबर हो जाती है तो इस जब बराबर होती है तो इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो इस अवस्था में जो द्रव के ऊपर, ये जो द्रव के वाष्प द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्रिएट होता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो यही है वाष्प दाब। तो अब यहाँ पे देखो ये वेपर है तो इसका अपना क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो वेपर प्रेशर, इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब, और इसे डिनोट करेंगे चूँकि ए का प्रेशर है खाली, तो इसको हम डिनोट करेंगे, सिर्फ ए है तो पी नॉट ए बोलेंगे इसको, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो वाष्प दाब हो गया किसका, शुद्ध वाष्प दाब किसका, ए का। तो ये है, इसको क्या कहते हैं, ये है वाष्प दाब की मतलब एक्चुअल मतलब डिफिनीशन। क्या है कि वाष्प दाब में क्या होता है कि सबसे पहले ये वाष्प दाब होता है किसमें, बंद पात्र में होता है, यानी कि क्लोज कंटेनर में होता है। क्लोज कंटेनर में क्या किया जाता है, जैसे इसको हीट किया जाए, विदाउट हीट के भी होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि जब इसको हीट किया जाएगा तो ये वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके ऊपर जाएगा, फिर वो संघनित होकर उसके सतह से टकरा करके संघनित होकर के नीचे जाएगा। जब वाष्पन और संघनित होने की मतलब द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव बनने की दर अगर बराबर हो जाएगी तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अचीव कर लेना। और इस अवस्था में जो द्रव के द्वारा, ये जो लिक्विड है इसके द्वारा जो वाष्प बनेगा और उसका जो प्रेशर उत्पन्न होगा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ याद रखनी है, इसमें याद क्या रखनी है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कंटेनर के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। वाष्प दाब ये जो पात्र है इसके आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वाष्प दाब पात्र मतलब कंटेनर है, ठीक है, के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था वेपर प्रेशर। अब जानते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन प्रभावित करने वाले कारक, कि किन किन बातों पे वेपर प्रेशर निर्भर करता है। तो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब की निर्भरता जानते हैं कि ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो क्या लिखना है, वाष्प दाब की निर्भरता, वाष्प दाब की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब किन किन बातों पे निर्भर करती है, इसके लिए पहला है जो वेपर प्रेशर का, वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ के या अवयव के प्रकृति पर। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि अवयव के प्रकृति, अवयव या पदार्थ जो भी बोलना है, अवयव के प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर पर, किस पे, ताप पर। तो इन दोनों बातों पर क्या है, वाष्प दाब क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि अवयव या पदार्थ की प्रकृति, जैसे हम मान लेते हैं जो सब्सटेंस होता है ना, पहले यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो सब्सटेंस होता है वो दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस जो है अवयव या पदार्थ दो टाइप्स का होता है। पहला होता है वाष्पशील, दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ इसको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल, और दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ। इसको बोलेंगे, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो जो वाष्पशील पदार्थ होता है, नाम से ही लग रहा है वाष्पशील, जो वाष्प बनाता है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर कुछ होता है, लेकिन जो अगर अवाष्पशील पदार्थ होगा तो इसका अपना वेपर प्रेशर, यानी कि ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा, नाम ही अवाष्पशील, जो वेपर
जो वाष्पित नहीं होता है उसको बोलते हैं अवाष्पशील। तो यानी कि ये वेपर नहीं बनेगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, यानी 0 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अवाष्पशील पदार्थ में बेसिकली क्या है ना, जितने हमारे सिलेबस में ठोस है ना, सॉलिड है ना, वो सब अवाष्पशील पदार्थ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल इसका अवाष्पशील पदार्थ का, कि जो अवाष्पशील पदार्थ है उसमें एग्जाम्पल में जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12 चीनी, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं। तो C12H22O11। ठीक है। जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो ग्लूकोज हो गया। यूरिया हो गया, क्या, यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये तो क्या, देखो इन सभी का पहले हम यहाँ पर अनुभार भी लिख देते हैं, अनुभार। तो जो सुक्रोज का अनुभार होता है ना वो 342 होता है, 342 सुक्रोज का। ग्लूकोज का होता है 180, और जो यूरिया का होता है वो 60 होता है, 60। तो ये जो जितने भी सॉलिड है ना हमारे सिलेबस में, वो सब लगभग क्या है, वो सब बेसिकली नॉन वोलेटाइल ही होते हैं, सब अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो वाष्पशील पदार्थ में आता है, जैसे वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया, बेंजीन हो गई, बेंजीन C6H6 बेंजीन हो गई, टॉलिन C6H5CH3। ये सब क्या है, ये सब हमारे वाष्पशील पदार्थ हैं। ठीक है। उसके बाद देखो अब, तो ये तो समझ में आ गया कि वाष्पशील और अवाष्पशील दो पदार्थ होता है। ठीक है। अब क्या, देखो अवयव या पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या, टेम्परेचर पे। तो अवयव या पदार्थ की प्रकृति का जो है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम मानते, देखो वाष्प बनाता है बेसिकली जो है सब लगभग जो लिक्विड फॉर्म में होता है वही सब वाष्प बनाता है। तो द्रव की प्रकृति हम मान लेते हैं यहाँ पे बोल देते हैं क्या, द्रव की प्रकृति। तो देखो द्रव की प्रकृति में क्या आएगा, पहला जो है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि द्रव की जो प्रकृति हम ले रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होता है कि जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होते हैं, जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण का बल कम लगता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, उसके वाष्पन की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसकी वाष्पन की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, अतः उसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब सोचो ना कि अगर मान लो इसमें एक मॉलिक्यूल्स मान लेते ए है, ठीक है। अगर इसके मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो ये जल्दी वाष्पित नहीं होगा। अगर इसके अणुओं के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो जल्दी वाष्पित नहीं होना चाहेगा। तो वाष्पित होना नहीं चाहेगा जल्दी, तो वो उसका वाष्प दाब भी तो कम बनेगा ना। तो वाष्प दाब भी कम बनता है। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि द्रव की प्रकृति में कि जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में FOF, आकर्षण बल कम लगता है, उसकी वाष्पन की उसकी वाष्पन की प्रवृत्ति अधिक होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यानी कि तो वो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा और आसानी से वो वाष्पित हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल कम लगता है, उसकी वाष्पन की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होता है। तो उसका वाष्प दाब भी
अधिक होता है। अब जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि इथेनॉल और वाटर, यहाँ पे H2O यानी कि ये वाटर है, H2O एवं इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल में किसका वाष्प दाब अधिक है, इथेनॉल का कि वाटर का? तो इसमें जो आंसर होगा वो यही होगा, वाटर का वाष्प दाब कम होता है और इथेनॉल का वाष्प दाब अधिक होता है। रीजन क्या है? देखो, जो वाटर्स के एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? दोनों के बीच, वाटर के बीच भी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उपस्थित और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, इथेनॉल में भी। लेकिन दोनों में रीजन क्या है? जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं एक मॉलिक्यूल्स वाटर के। और जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल्स एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बताना किसके बीच ज़्यादा फोर्स है? इसके बीच, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। जब फोर्स ज़्यादा है तो वो वाष्पित होना कम चाहेगा, यानी उसका जो वाष्प दाब होगा वो कम बनेगा कंपेयर टू ये, इसके कंपेयर में। चूँकि ये इसके बीच का आकर्षण बल कम है, इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम है, इसके वजह से ये वाष्पित होना अधिक चाहेगा, यानी इसका जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा। तो इसीलिए इथेनॉल का वाष्प दाब, C2H5OH का वाष्प दाब H2O से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये बात याद रखनी है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ H2O। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसके जो इवेपोरेट करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाती है, इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम बनता है। और इसका वेपर प्रेशर, चूँकि इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अणुओं के बीच वो कम है, इसलिए इसके टेंडेंसी जो इवेपोरेट होने की वो ज़्यादा है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। इसीलिए इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या कहते हैं? वाटर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर हम ले रहे हैं इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। तो इथेनॉल तो हो गया C2H5OH, ग्लाइकॉल में क्या होता है? डाइहाइड्रिक 2 अल्कोहल होता है, CH2OH, CH2OH। इथेन डाइऑल होता है, और ये होता है CH3OH, CHOH और CH3OH। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें किसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो देखो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका फोर्स, उसका जो वाष्प दाब होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो एक चीज़ बताना, अब इसमें तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीक है इसके कंपेयर में। और इसमें क्या है? इसका जो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, वापस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहे हैं अपने में। तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका कम है, इसका उससे थोड़ा ज़्यादा, इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अणुओं के बीच वो ज़्यादा है। अगर इसके अणुओं के बीच, चूँकि इसके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक है, तो इसका जो मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी इवोपरेट होने की वो कम होगी, चूँकि आकर्षण, मतलब इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है, इनके बीच भी ज़्यादा है कंपेयर टू ये, इसके कंपेयर में तो इसके बीच भी आकर्षण बल ज़्यादा है, तो इसके भी इवोपरेट यानी कि वाष्पित होने की जो प्रवृत्ति होगी वो कम होगी कंपेयर टू ये। तो यानी कि इसका सबसे ज़्यादा वाष्प दाब होगा, उसके बाद इसका वाष्प दाब होगा, फिर इसका वाष्प दाब होगा। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यानी कि इसका वाष्प दाब सबसे ज़्यादा, फिर इसका, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लिसरॉल। ये होता है। रीजन क्या है? याद रखना है कि रीजन है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वाष्प दाब,
वाष्प दाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वाष्प दाब को बोलते हैं वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अणुओं के बीच के आकर्षण बल का, अणुओं के बीच के आकर्षण बल का, यानी कि जिसके वेपर प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर यानी कि जिसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यही हो गया, याद रखना यही। इसको शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू FOA, मतलब वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद टेम्परेचर की क्या कहानी है। देखो टेम्परेचर की कहानी है तो नेचर ऑफ सब्सटेंस तो समझ में आ गया कि जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा उसके इवोपोरेट करने की टेंडेंसी कम होगी, यानी कि उसका वाष्प दाब कम बनेगा, और जिसके अणुओं के बीच के आकर्षण बल कम होगा उसका जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर की क्या कहानी है। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बढ़ जाने से क्या होता है, उसकी वाष्पन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। टेम्परेचर में लिखना है हाँ, देखो टेम्परेचर में क्या लिखना है कि ताप बढ़ाने से द्रव के अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इसका वाष्प दाब क्या होता है, जिससे द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्प दाब का, विलयन का वाष्प दाब। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव विलयन का वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे, द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, दोनों लिक्विड ही होगा और दोनों वोलेटाइल होगा, यानी कि हमें इसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब 2 वाष्पशील पदार्थ होंगे किसी विलयन में, तो उसका हमें क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना सीखना है। तो क्या है, देखो द्रव विलयन के वाष्प दाब में जो सब्सटेंस होंगे, देखो अब क्या है, सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके। किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो सॉल्यूट है वो भी वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा, वोलेटाइल ही होगा। दोनों वोलेटाइल लेना है, क्योंकि द्रव है ना, द्रव विलयन का वाष्प दाब का मतलब कि सॉलिड भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों वाष्पशील है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सॉलिड को जो हम डिनोट करेंगे ना वो B से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को A से डिनोट करेंगे। इसको याद रखना है कि सॉलिड को बार बार सॉलिड लिखना और सॉल्वेंट लिखना कौन लिखना चाहेगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, सॉलिड को माना जाता है, सॉलिड को B से मान लेते हैं और सॉल्वेंट को A मान लेते हैं। ठीक है, इससे दिखाएंगे। तो अब क्या है, देखो अब पहले इसको हम मिटा रहे हैं। द्रव विलयन का हम वाष्प दाब सीखते हैं।
तो इसके लिए दोनों में क्या है कि वो जो सॉलिड और सॉल्वेंट होगा ना, दोनों क्या होगा, वोलेटाइल होगा, दोनों वाष्पशील पदार्थ होगा। ठीक है, तो अब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जान लेना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये जानना। तो अब दोनों इसमें क्या है, दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले एक हम ले लेते हैं, यहीं से राउल्ट का नियम आएगा। पहले हम एक सब्सटेंस लेते हैं, इसको बोल देते हैं, ये जो सब्सटेंस है इसको मान लेते हैं कि प्योर लिक्विड ए। क्या है प्योर लिक्विड? प्योर लिक्विड ए क्या सब्सटेंस है? प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसका जो वेपर बनेगा, ये ए है खाली, क्या ए है, तो इसका अपना यहाँ पे वेपर बनेगा, तो ये वेपर बनेगा, तो इसका वेपर का, इस वेपर का क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इस वेपर के प्रेशर को हम बोल देते हैं पी नॉट ए, चूँकि खाली ए है ना, तो ए के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी नॉट ए, मतलब हो गया शुद्ध, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का वेपर प्रेशर बन ली। अब क्या करते हैं, हम इसमें बी ऐड करते हैं। मान लो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। तो अब क्या होगा, इसमें खाली बी है, तो अब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने से इसका वेपर बनने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बनेगा, और इसके वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पी नॉट बी। पी नॉट ए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी नॉट बी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, मतलब बी शुद्ध बी अवयव का, शुद्ध बी का वाष्प दाब और वो शुद्ध ए का वाष्प दाब। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को मिलाया, तो ए और बी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ए बी मिला इसमें, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने मिलाया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन विलयन। अच्छा, अब इसमें जो प्रेशर बनेगा, तो ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, देखो यहाँ पे प्योर ए का था तो इसको हमने डिनोट किया था पी नॉट ए से, यहाँ पे प्योर बी का है वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे हमने डिनोट किया था इसको पी नॉट बी से। अब यहाँ पे ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर बनेगा, तो अब क्या है, देखो अब यहाँ पे पी नॉट ए नहीं लिख सकते यहाँ पे, और पी नॉट बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मिक्स वाला है ना, दोनों मिक्स कर गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन बना है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ए का कुछ और हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आंशिक, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक दाब। तो ए का हम बोलेंगे पी ए और बी का बोलेंगे पी बी, क्योंकि वहाँ पे प्योर था तो इसलिए उसको हमने बोला था पी नॉट बी पी नॉट ए। यहाँ पे ए और बी एक सॉल्यूशन बना लिया दोनों मिल करके, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा ओवरऑल किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, तो इसका नाम दे दिया आंशिक पी ए और पी बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी जनरल टर्म है इन सबको क्या क्या बोलते हैं। पी नॉट ए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब ए घटक का, शुद्ध ए घटक का वाष्प दाब, शुद्ध ए का, ए क्या एक कोई अवयव है ना, घटक है ना, तो शुद्ध ए घटक का या अवयव का वाष्प दाब। पी नॉट बी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। पी ओ को, पी ए को क्या बोलेंगे, वो जो पी ए है पी ओ को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसका मतलब हो गया ए का आंशिक दाब, ए का अवयव ए का आंशिक दाब या घटक ए, अवयव ए का आंशिक दाब सिमिलरली पी बी को क्या बोलेंगे, बी का आंशिक दाब, क्या बोलेंगे, बी का
आंशिक दाब। तो ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, पी नॉट ए को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ए और बी का। अच्छा, अब क्या देखो, यहाँ से देखा गया कि जो ए का वेपर प्रेशर है, क्या ए का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के मोल फ्रैक्शन के। और जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के मोल अंश के। इसी को बोलते हैं क्या, राउल्ट का नियम। यहाँ से देखा गया ऑब्जर्वेशन, यहाँ से देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए के मोल फ्रैक्शन के, और जो बी का वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बी के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि किसी विलियन में इसको, ये देखो वाष्पशील पदार्थ का विलयन है, क्या है, वाष्पशील पदार्थ का विलयन। तो वाष्पशील पदार्थ के विलयन में प्रत्येक अवयव का, देखो जितने भी अवयव है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है, इस विलयन में इसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो पहले अब यहाँ पे हम राउल्ट्स लॉ लिख देते हैं, यही है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में क्या करते, पहले इसको हम मिटा देते इधर वाले को टर्म को, यहाँ पे हम लिखते हैं राउल्ट का नियम। तो क्या देखा गया कि सॉल्यूशन में देखा गया कि ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो बी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती था। तो इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो पहले मैं यहाँ पे राउल्ट का नियम लिख देता हूँ। राउल्ट का नियम, तो देखो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इन अ सॉल्यूशन किसी विलयन में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to the mole fraction of that component. ये क्या है, राउल्ट का नियम। अच्छा, इसको हिंदी में लिख देते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है। यही है राउल्ट का नियम। क्या देखो, किसी वाष्पशील पदार्थ का किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही लिखा हुआ है, किसी वाष्पशील अवयव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में इसके मोल अंश के क्या होता है, इसके मोल अंश का क्या है, समानुपाती
क्या प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यही है राउल्ट का नियम। ऐसे बोल सकते हैं किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ के आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो ये है राउल्ट का नियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो इसमें PA, अब यहाँ से देखो कह रहा है कि किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि A का जितना प्रेशर होगा A का मोल अंश भी उतना ही होगा। B का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना B का मोल अंश भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA का और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB का। तो ये है राउल्ट का नियम। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो यहाँ से PA क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के, समानुपाती है। तो यहाँ से ये हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका नाम दे दे KXA एवं PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, XB के। तो यहाँ से हम लिखेंगे PB इज इक्वल टू K इंटू XB, ठीक है। PA क्या है, आंशिक दाब है, A के आंशिक दाब है, A का आंशिक दाब है विलयन में, और PB क्या है, विलयन में B का आंशिक दाब। अच्छा, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल अंश, और XB क्या है, B का मोल अंश, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड K का हम मान निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो K का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर प्योर A, मतलब हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर A है। क्या है, प्योर A, शुद्ध विलायक A है हमारे पास। मतलब वो जो विलयन, अगर मान लो कोई विलयन है तो उसमें खाली A उपस्थित है। क्या है, खाली A उपस्थित। हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्योर, माना हमारे पास शुद्ध A अवयव है, A घटक है, हम ये कंसीडर कर लिए। अब क्या होगा इसमें मैंने मान लिया कि लेट अस कंसीडर प्योर A। जब A कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखो अब यहाँ से PA इज इक्वल टू क्या है, K इंटू XA। अच्छा, ये एक चीज़ पता होगा आप लोगों को कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA इक्वल टू क्या होता है, A के मोल की संख्या अपॉन में टोटल मोल की संख्या, यानी टोटल में Na प्लस NB, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके मोल की संख्या को डिवाइड कर देना है। अगर हमें B के मोल की संख्या निकालनी है तो B की मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, B के मोल की संख्या को ऊपर रखना है, और जो सॉल्यूशन में टोटल मोल होंगे, टोटल कंपोनेंट होंगे, उसके मोल की संख्या को नीचे रखना है। तो Na प्लस NB, तो ये क्या हो गया, B का मोल अंश, ठीक है, मतलब B का मोल अंश। अब क्या है, देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। तो एक चीज़ बताना, अगर हम सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर प्योर A, अगर हम प्योर A की बात कर रहे हैं तो उसमें A का मोल अंश कितना होगा, A का मोल अंश कितना होगा, 1, और B का मोल अंश कितना होगा, 0, चूँकि उसमें B है ही नहीं। अगर B नहीं है तो उसका मोल अंश क्या होगा, 0 होगा। तो A का कितना होगा, 1, तब तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्योर A की। तो क्या है, देखो इसमें PA बराबर क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू K, P इक्वल टू K, और XA की वैल्यू कितनी है, 1। XA की मोल फ्रैक्शन ऑफ A का जो मोल अंश है वो कितना है, 1 है। तो K इक्वल टू क्या आ गया, PA। अच्छा, एक चीज़ बताना, ये जो A का आंशिक दाब है, चूँकि हम कंसिडर क्या किए प्योर A, तो जो A का आंशिक दाब है क्या वही P0 A के बराबर होगा। क्योंकि अभी जो मैंने बताया था कि P0 A का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। तो यहाँ पे हमने कंसीडर ही किया है कि किसी सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि प्योर क्या है, प्योर A है। जब प्योर A है तो B है ही नहीं, जब B नहीं है तो जो A का आंशिक दाब होगा वही तो A का
मतलब प्योर वाष्प दाब होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी कि यही जो खाली सॉल्यूशन में क्या उपस्थित है, ए कंपोनेंट उपस्थित है, तो ए का जो आंशिक दाब होगा वही तो ए का भी मतलब प्योर वाष्प दाब होगा। तो पी ए को ही हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट ए, के की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट ए। तो अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा देखो, पी ए इक्वल टू क्या है, के इंटू एक्स है 9, अब के की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए के बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर सिमिलरली क्या होगा, इसी तरह से सिमिलरली अब पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से कंसीडर कर लेंगे प्योर बी को, और उससे निकल आएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा ये सब पता है ना, पी ए क्या होता है, एक आंशिक दाब, क्या ए का आंशिक दाब, बी क्या है, पी बी क्या है, बी का आंशिक दाब, विलियन में बी का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब, ठीक है। और उसके बाद पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है ए का मतलब शुद्ध ए का वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या है, शुद्ध बी का वाष्प दाब, और एक्स ए क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोलंस, बी के ये क्या बी का मोलंस, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ से हम टोटल प्रेशर अगर निकालें वो कितना होगा, पी टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, टोटल प्रेशर यही हो गया। इसको बोला जाता है डाल्टन का नियम। क्या ये डाल्टन का नियम, ये डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम कहता है कि विलियन अवस्था में कुल दाब जो होता है उस विलियन में उपस्थित अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी ये कहता है कि विलियन अवस्था में कुल दाब, विलियन अवस्था में कुल दाब यानी कि पी टोटल जो होता है विलियन में उपस्थित अवयवों के विलियन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। बराबर, तो ये क्या है डाल्टन का नियम। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे रूम में 2 या 3 गैस है मान लो, तो उन तीनों गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, मान लो ए बी सी है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये जो टोटल प्रेशर होगा ये क्या है डाल्टन का नियम। तो वही है कि जो विलियन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी का जो वेपर प्रेशर को ऐड करने पर जो टोटल प्रेशर आएगा वही क्या होता है डाल्टन का नियम। ये था क्या राउल्ट का नियम। तो समझ में आ गया कि राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलियन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के क्या होता है समानुपाती होता है। और डाल्टन नियम क्या होता है, टोटल प्रेशर जो होता है उसमें जितने भी सब्सटेंस है उन सभी के प्रेशर को ऐड कर दो तो वही क्या है उसका, उसी को क्या वो कहते हैं डाल्टन का नियम। पी ए इक्वल टू फॉर्मूला था पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब एक चीज़ देखो, एक और जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे अब इसमें, वाष्प अवस्था में वाष्प दाब निकालने मतलब मोलंस निकालने का फॉर्मूला, कि कंपोनेंट का वाष्प अवस्था में मोलंस क्या होता है जब वेपर फेज होगा तब। अवयव का वाष्प प्रवस्था में वाष्प प्रवस्था में मोलंस
वाष्प प्रवस्था में मोल अंश मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज में हमें निकालना मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का। तो क्या होगा देखो, इसके लिए अगर हम मान लेते हैं, माना 2 अवयव ए एवं वाष्प अवस्था में, क्या है, वाष्प अवस्था में माना 2 अवयव ए एवं वेपर फेज में ए एवं बी है, जिनका मोल अंश क्रमशः, इसमें एक्स ए और एक्स बी से डिनोट नहीं करेंगे, वाई ए एवं वाई बी है। तब जो फॉर्मूला होता है ना, वो याद रखना है कि वाई ए का मोल अंश वेपर फेज में ए का जो मोल अंश होगा वो होगा ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। वाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए बाय पी टी, और वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी का मोल अंश होगा वो क्या होगा, पी बी बाय पी टी, मतलब बी का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब डिवाइडेड बाय कुल दाब, विलयन का कुल दाब। ये होता है वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालने का, अभी आपके मोल अंश निकालने का फॉर्मूला। वाई ए इज टू पी ए बाई पी टोटल, वाई बी इज टू पी बी बाई पी टोटल। पी ए का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी का फॉर्मूला होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी ए इज टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सिमिलरली पी बी इज टू निकालना है तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, मीन्स पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जहाँ पे पी ए क्या है, इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए का आंशिक दाब, डायरेक्ट लिख ए का आंशिक दाब, पी बी क्या है, बी का आंशिक दाब, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध ए का दाब, वाष्प दाब शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध बी का वाष्प दाब, और तो ये सब, और एक्स ए क्या है, ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, और एक्स बी क्या है, बी का मोल अंश, एक्स ए बराबर क्या होता है, ए के मोल की संख्या बाय एन ए प्लस एन बी, बी के मोल की संख्या, और एक्स बी इज इक्वल टू होता है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अच्छा, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ने पर कितना आता है, 1। ठीक है, एक और वेपर फेज में जो फॉर्मूला निकालना होगा मोल अंश का, वो वाई ए निकालना होगा, तो वाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए बाय पी टी, और वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी बाय पी टी। ये किसमें, वेपर फेज में, इसमें वेपर फेज में। अभी आपके मोल अंश निकालने के लिए तो ये है, इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो है वो सब। ठीक, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी विलयन में इथेनॉल का
इथेनॉल का 3 मोल एवं मिथेनॉल का 1 मोल उपस्थित है तथा इनके शुद्ध वाष्प दाब इथेनॉल तथा मिथेनॉल का शुद्ध वाष्प दाब क्रमशः 55 mmHg एवं 50 mmHg है। तो ज्ञात करें एक में इथेनॉल एवं मिथेनॉल का आंशिक दाब क्या निकालना है? आंशिक दाब। दूसरा इथेनॉल मिथेनॉल का आंशिक दाब दूसरा निकालना है। विलयन का कुल दाब और तीसरा निकालना है वाष्प प्रावस्था में इथेनॉल एवं मिथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ये तीनों हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है कि मिथेनॉल इथेनॉल का मोल दे ही दिया है। क्या मोल दे ही दिया, तो मोल दे दिया तो इससे तो मोल अंश हम आराम से निकाल सकते हैं। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है? XA = Na/Na + Nb। तो पहले मोल अंश निकाल लेते, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिया है जो दिया पहले वो लिख लेते। दिया है ए का मोल एक मतलब इथेनॉल का मोल कितना है? इथेनॉल को इस दिखाते हैं तो Ne दे दिया 3 मोल। ई फॉर इथेनॉल, N फॉर मोल। ठीक है, तो इथेनॉल का मोल कितना? 3 मोल। मिथेनॉल का मोल तो Nm ये कितना दिया? 1 मोल। ठीक है, तो हम निकालते हैं इथेनॉल का मोल अंश। Xe = कितना होगा? तो इथेनॉल का मोल अंश निकालेंगे तो इथेनॉल का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 3/4। अच्छा, मिथेनॉल का अगर मोल अंश निकालना है तो मिथेनॉल का मोल अंश को ऊपर या नहीं तो 1 में से भी घटा सकते हैं इसको। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? टोटल मोल तो 1 + 3 तो कितना होगा? 1/4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 1 ही आएगा। इसका मोल अंश निकल गया, इसका भी मोल अंश निकल गया। अच्छा, अब हमें और ये भी दिया हुआ है, इन दोनों का शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है P0 E। शुद्ध वाष्प दाब को E0 से दिखाते हैं, नॉट से। तो P0 E इथेनॉल का जो शुद्ध वाष्प दाब है वो कितना है? 55 mmHg, 55 mmHg। और मिथेनॉल का जो है वो कितना है? 50 mmHg, 50 mmHg। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले हमें निकालना है कि इथेनॉल और मिथेनॉल का आंशिक दाब। तो 1 नंबर में आंशिक दाब इथेनॉल का आंशिक दाब। तो आंशिक दाब का फॉर्मूला क्या होता है? PA = P0A × XA, यही आंशिक दाब। तो PE = क्या होगा? P0E × XE। तो P0 कितना है? 55। XE कितना है? XE 3/4। तो कितना हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 = 15, 3 5 = 15, 116, 165/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 = 16, 4 1 = 4, 1 बचा तो 1 4 2 = 8, 2 4 5 इतना mmHg। तो ये हो गया इथेनॉल का आंशिक दाब। अब मिथेनॉल का निकालना है तो मिथेनॉल के लिए डायरेक्ट निकालते हैं। मिथेनॉल का Pm = क्या होगा? P0m × XM। अब P0m कितना दिया है? 50। देखो इसका आंशिक दाब, इसका जो शुद्ध वाष्प दाब दिया 50 दिया है और इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकला? 1/4। कितना निकला? 1/4।
अब यहाँ से क्या होगा, 50/4 आया है तो काट दो 50 को 4 से, तो 12 4 जा 48, 2 बचा, 4 2 जा 8, 1 4 5 जा 20, 12.5 mmHg। ये हो गया इसका क्या, आंशिक दाब। दोनों का आंशिक दाब निकल गया। और जब आंशिक दाब निकल गया तो अब टोटल प्रेशर निकालना, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, PE + PM। तो दूसरा क्या है इसमें, टोटल प्रेशर, तो ऊपर में मिटा दे रहे हैं हम। तो दूसरा है कुल दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी P टोटल। P टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, PE + PM। तो PE कितना है देखो, 41.25 अब प्लस ये कितना है 12.5, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, तो 2 1 3 4 1 5 53.75 mmHg। तो ये हो गया कि टोटल प्रेशर। अब हमें क्या निकालना है, वाष्प अवस्था में दोनों का मोलेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले काम निकालते किसका, वाष्प अवस्था में इथेनॉल का। तो इथेनॉल के लिए YE ले लेंगे, और Y = क्या होगा, देखो वाष्प अवस्था में YE = PA/P टोटल। तो क्या हो जाएगा, PE/P टोटल। तो PE कितना है, PE है 41.525 डिवाइडेड बाय 53.75। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा इसका mmH, मतलब इसका 41.25 और इसको डिवाइड कर देना, जितना आएगा वो क्या है, इसका आंसर आएगा। अब हमें निकालना कि इसका मेथेनॉल का मोलेंस वाष्प अवस्था में, तो YM = क्या होगा, PM/P टोटल। तो PM कितना है, PM है PM देखो कितना 12.5 अपन में P टोटल कितना है 53.75। इसको डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा वो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, जो बुक का ही है। तो ये क्वेश्चन है क्या, देखो 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, ठीक है। इसका क्या 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब दिया हुआ है इतना कह रहा है। अब 25.5 ग्राम CH_Cl3 और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिला करके बनाए गए विलयन का पहले कुल वाष्प दाब निकालना है, और वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की भी गणना करनी है, ठीक है। तो पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो CH_Cl2 का ये क्या है, शुद्ध प्योर वेपर प्रेशर है दिया हुआ है ना, मतलब क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों का वाष्प दाब दिया हुआ है, मतलब P0 दिया हुआ है, P0 CH_Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म का, और P0 CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का दिया हुआ है। तो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, P0 CH2Cl2 जो दिया है वो कितना दिया है, पहले क्या है 415 mmHg, 415 mmHg। और उसके बाद P0 CH_Cl3 का जो दिया वो कितना दिया है 200 mmHg, ठीक है। और क्या दिया है देखो, अब क्या है 25 ग्राम इतना, ये इसका ग्राम में भार दिया हुआ है, 40 ग्राम CH2Cl2 का ग्राम में भार दिया है। इसका पहले इसके मोल की संख्या निकाल लेते हैं। तो CH2Cl2 के मोल की संख्या कितना होगा, तो देखो इसके ग्राम में भार कितना है 25.5 डिवाइडेड बाय इसका अनुभार। तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितना है 3 है ना, तो 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 5 × 15, 5 × 15 116, 3 × 9 1 10, तो 106.5 यही हुआ ना, 105 106.5। तो ये तो क्लोरीन का हो गया, 3 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, किसका निकाल रहे हैं, पहले इसका निकाल रहे हैं ना, CH_Cl3 का निकाल रहे हैं, CH_Cl3 का। तो 3 क्लोरीन है तो 35.5 हो गया, मतलब 106.5। एक हाइड्रोजन का है तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो 12 1 13 और 13 + 106 तो 119.5। तो 119.5 इसको काट दो, कैंसिल कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा 5 से कटेगा, 5 2 जा 1 19, 5 3 जा 4, 5 5 9 जा 35। अब इसको डिवाइड करना है,
3 से कट जाएगा, 9 3 12 2 14, नहीं कटेगा। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो मोल में आएगा 50 कितना आया 51/239, तो इसका जो पॉइंट में आएगा ये लगभग आता है कितना 0.213 मोल, ठीक है CaCl3 का। अब इसका निकालते हैं CH2Cl2 का, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का की मोल की संख्या। तो इसका ग्राम में भार कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, अनुभार कितना होगा, तो देखो 2 क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 × 2 यानी 71, ये हो गया 71 2 73 12 85, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 85 से, तो 5 8 जा 17 5 जा, तो 8/17 हो गया, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा दो 0.80 है, तो 17 4 जा 68, 12 बचा 0 120, तो 17 7 जा, तो लगभग 0.47 यही आ रहा है। तो ये दोनों मोल की संख्या निकल आई। अब मोल की संख्या निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, मोल अंश। तो CaCl3 का मोल अंश निकालते हैं, CaCl3 का मोल अंश तो क्या होगा x ऑफ CaCl3। तो इसका मोल अंश निकालने के लिए इसके मोल की संख्या को ऊपर में रखेंगे और नीचे में टोटल मोल, तो क्या करेंगे इसके मोल की संख्या 0.13 को ऊपर और टोटल कर देंगे कितना 0.213 और प्लस 0.47, तो कितना आ जाएगा 0.213 डिवाइडेड बाय 0 3 7 1 8 4 2 6 0.6783, इसको डिवाइड करना है, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करके लाओ तो इसका जो आएगा इसका मोल अंश आएगा 0.312, ठीक है। अब ऐसे अब उसका निकाल लेना है किसका डाइक्लोरोमेथेन का मोल की संख्या, तो मोल अंश जो होगा डाइक्लोरोमेथेन XCH2Cl2 का डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 में से घटा देते हैं, 1 में से इसको घटा देते हैं 0.312, तो कितना आएगा 10 गया 8, 9 में से 8, यहाँ पे कितना बचा 9 9 3 के 6, तो 0.68 ये मोल अंश निकल आया। अच्छा, मोल अंश निकालने के बाद इसका P0 है, P0 भी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं पहले ये निकालते हैं आंशिक दाब। तो PA पहले क्या निकालते हैं, P किसका निकालना है CaCl3 का, तो PaCl3 बराबर क्या होगा P0 CaCl3 इंटू X CaCl3, तो P0 CaCl3 यानी कि इसका जो शुद्ध वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 200 दिया है, इंटू इसका मोल अंश कितना दिया हुआ है, इसका मोल अंश है 0.312, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 0 पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे, इतना mmHg 62 पॉइंट इतना हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं आंशिक दाब किसका डाइक्लोरोमीथेन का, तो PCH2Cl2 क्या होगा, फिर फार्मूला लगेगा P0 CH2Cl2 इंटू X ऑफ CH2Cl2 इसका मोल अंश। तो इसका जो दिया हुआ कितना दिया है 415 mmHg, तो 415 गुना इसका मोल अंश कितना आया 0.688, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा तो ये कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 0.68 मतलब x इसका निकल आया। अच्छा, इसका किसका दिया था, इसी का दिया ना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0.312 इंटू 200, तो ये आ गया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे जो भी आएगा तो ये इसका पार्शियल क्या निकल आएगा 415 को 688 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आएगा इसका निकल आएगा। फिर उसके बाद हमें टोटल निकालना है, तो P टोटल इसका क्या होगा, इन दोनों के प्रेशर को जोड़ देना है, PCH2Cl3 अब प्लस PCH2Cl2, जो टोटल प्रेशर आएगा इसको जोड़ने पर वो तो निकल आया। अब हमें निकालना है वाष्प अवस्था में, तो वाष्प अवस्था में निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना है अगर किसका, तो देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर हमें निकालना है इसका क्या कहते हैं पहले क्लोरोफॉर्म का, तो क्या करेंगे मोल अंश निकालेंगे YCH
Cl3 का, तो इसका जो देखो इसका कुल मोलेंस के लिए क्या करेंगे, P ऑफ CaCl3 इसका पार्शियल प्रेशर ऊपर और इसका टोटल प्रेशर नीचे, तो पार्शियल प्रेशर तो यही रहेगा और टोटल प्रेशर जो हम इससे निकालेंगे उसे डिवाइड कर देंगे तो इसका मोलेंस निकल आएगा। सेम वहाँ पे उसका निकालना होगा डाइक्लोरोमेथेन का, तो CH2Cl2 का, तो इसका क्या होगा फिर से PCH2Cl2 ऊपर फिर टोटल प्रेशर नीचे, इसको डिवाइड करके निकालना तो इसका निकल आएगा। तो ये था इस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद तो इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है कि ये तो मैंने बताया कि द्रव का, कि जब द्रव और द्रव दोनों अगर लिक्विड होता है तो उसका वाष्प दाब कितना होता है ना। अब क्या है देखो इसमें एक ग्राफ भी है, चलो मैं एक ग्राफ भी इसका बता दे रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है, देखो एक तरफ हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं, एक तरफ मोलेंस ले लेते हैं, इधर मोलेंस और इधर वाष्प दाब वेपर प्रेशर। तो अब क्या होगा देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, B का मोलेंस को 1 मान लेते हैं, शुद्ध V ले लेते हैं, तो यहाँ पे XA कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्योर लिक्विड यहाँ पे B माना है हमने, यहाँ पे प्योर A मान लेते हैं। तो जब प्योर A होगा, यहाँ पे क्या है प्योर B, जब प्योर B है तो A का मोलेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्योर A मान लेंगे तो A का मोल अंश 1 हो जाएगा और B का मोलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये प्योर A है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे अगर यहाँ पे A 0 है तो A का तो वाष्प दाब बनेगा नहीं, क्योंकि A का मोल ये B में प्योर B है। तो प्योर B का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इधर मोल अंश क्या हो रहा है, B का मोल अंश इधर घट रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है और इधर आने पे घट रहा है और यहाँ पे मोल अंश क्या हो गया B का 0 और A का इधर मोल अंश क्या हो रहा है बढ़ रहा है, A का मोल अंश इधर बढ़ रहा है, यानी कि B में A को क्या कर रहे हैं मिक्स करते जा रहे हैं, B में A को मिक्स करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है बाद में A बढ़ रहा है, A का मोल अंश बढ़ रहा है और B का घट रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। P का यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मान लो P0 B है और यहाँ पर इसमें कहीं पे A का वेपर प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, A का यहाँ से आगे हम पहले यहाँ पे B मैक्सिमम है और आगे जाने पे क्या हो रहा है, इसमें A मिक्स करते जा रहे हैं तो A का मोल अंश बढ़ रहा है और B का क्या है, यहाँ पे A का 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे A का मोल अंश 0 है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो A का मोल अंश बढ़ते यहाँ पे मोल अंश मैक्सिमम हो गया, यानी A का हो गया और B क्या हो गया 0। और सिमिलरली यहाँ पे B का मोल अंश 0 है, इधर क्या हो रहा है, B का मोल अंश बढ़ रहा है और A का मोल अंश घट रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका है, ये है PA इसका जो क्या हो गया P0A इंटू XA, ये क्या है किसका PB का, इसमें क्या हो रहा है P0B इंटू XB और ये जो बनेगा ये ग्राफ ये हो जाएगा किसका P टोटल का। P टोटल इसका क्या होता है PA प्लस PB मीन्स P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो ये था इसका ग्राफ। क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे प्योर बी अगर हमने मान लिया तो प्योर बी में ए क्या होता है 0 होता है और इधर क्या हुआ, इसके बाद हम बी में ए मिक्स करते जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है और बी का 0 हो गया। तो इधर देखो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ए का मोल फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे वाष्प दाब भी ऊपर वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। इसका अगर ए का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है तो ए का वाष्प दाब भी बढ़ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे जाकर के बी 0 हो गया तो बी का वाष्प दाब भी क्या हो गया यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। राउल्ट्स लॉ में ही है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का भी है, ग्राफ वगैरह सब है, तो वो सब जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।